नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लोन्जाइनस के उदात्तवाद पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि लोन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत क्या है, लोन्जाइनस के उदात्तवाद के स्रोत कौन कौन से हैं और वीडियो के अंत में हम लोग जानेंगे कि लोन्जाइनस के उदात्त सिद्धांत के बाधक तत्व कौन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग लोन्जाइनस के परिचय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में लोन्जाइनस का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी जो लोन्जाइनस है वो पाश्चात्य साहित्य शास्त्री है और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ यह निश्चित नहीं है, यानी कि इस बात पर अभी एक मत नहीं बन पाई है कि लोन्जाइनस का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। विद्वानों द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये ईसा के प्रथम या तृतीय शताब्दी में विद्यमान रहे होंगे। यानी ऐसा माना जाता है कि लोन्जाइनस ईसा के या तो प्रथम शताब्दी में रहे होंगे या तो ईसा के तृतीय शताब्दी में विद्यमान रहे होंगे। लोन्जाइनस की एकमात्र रचना पेरियुप्सुस है। यानी लोन्जाइनस ने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम है पेरियुप्सुस। यह मूलतः भाषण शास्त्र का ग्रंथ है और यह पत्र के रूप में लिखा गया है। जिस प्रकार से हम लोग पत्र लिखते हैं, लोन्जाइनस ने इस ग्रंथ को उसी रूप में लिखा है, पत्र के रूप में लिखा है। और यह पत्र पोस्तुम्यूस तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को संबोधित किया गया है। यानी जिस व्यक्ति को यह पत्र लिखा गया है उस व्यक्ति का नाम है पोस्तुम्यूस तेरेंतियानुस। पेरियुप्सुस का प्रकाशन सर्वप्रथम 1554 ईस्वी में रॉबर्ट तेलो के प्रयास से हुआ था। यानी 1554 के पहले यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ था। सबसे पहले 1554 ईस्वी में रॉबर्ट तेलो के प्रयास से यह प्रकाशित हुआ। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है जॉन हॉल के द्वारा किया गया था और जॉन हॉल ने इसका नाम दिया था ऑफ द लाइट ऑफ एलोक्वेंस, जो 1652 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि उदात्त सिद्धांत क्या है। लोन्जाइनस ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उदात्त सिद्धांत वह क्या है, जान लेते हैं हम लोग। लोन्जाइनस का उदात्त संबंधी अवधारणा बहुत गहन एवं व्यापक है। लोन्जाइनस के उदात्त का संबंध उदात्त शैली से नहीं है। यानी जिसको हम उदात्त शैली कहते हैं, लोन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत उदात्त शैली नहीं है। उदात्त के संबंध में लोन्जाइनस ने लिखा है, वह वाणी का ऐसा वैशिष्ट और चरमोत्कर्ष है जिससे महान कवियों और इतिहासकारों को जीवन में प्रतिष्ठा और यश मिला है। यानी उदात्त क्या है, वाणी का वैशिष्ट है और चरमोत्कर्ष है, और इसी वाणी के वैशिष्ट और चरमोत्कर्ष जो है कवियों को प्रतिष्ठा प्रदान करवाया है और अमरता प्रदान करवाया है, उनको यश मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लोन्जाइनस के अनुसार उदात्त काव्य या वक्तृता का ऐसा विशिष्ट गुण है जिसकी विशेषता पाठक और श्रोता पर उसके प्रभाव से पहचानी जाती है। यानी कोई रचना उदात्त है कि नहीं है, कोई भाषण उदात्त है कि नहीं है, इसका पहचान हम करेंगे कि पाठक और श्रोता पर उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है। यानी ऐसा प्रभाव पड़े कि पाठक के चेतना में या श्रोता के चेतना में एक गुणात्मक परिवर्तन आ जाए, तो इसका मतलब है कि रचना उदात्त है। यानी हम कोई कविता पढ़ रहे हैं और कविता पढ़ने के बाद हमारी चेतना में एक गुणात्मक परिवर्तन आ जाता है, हमारे ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, तो इसका मतलब है कि रचना जो है उदात्त है। लोन्जाइनस का उदात्त एक ऐसी व्यापक अवधारणा है जिसमें प्राकृतिक विराटता होती है, अलौकिक विस्तार होता है, मानवीय गरिमा होती है, भावों की प्रबलता होता है, उद्दाम आवेग होता है और मानसिक ऊर्जा इसमें भरी होती है, विस्मयकारी असाधारणता इसमें समावेशित होती है। इतने चीजों का समावेश उदात्तवाद में होता है। जरूरी नहीं है कि जितना चीज हमने यहाँ पर बताया किसी रचना में सभी का समावेश हो। ऐसा हो सकता है कि कोई रचना प्राकृतिक रूप से अत्यंत विराट हो और वह विराटता हमारी चेतना पर एक व्यापक प्रभाव डाल रही हो और रचना उदात्त हो जाए। यानी इसमें से किसी एक विशेषता से भी रचना उदात्त हो सकती है। इसकी पहचान हम पाठक या श्रोता पर पड़ने वाले प्रभाव से करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि उदात्त के स्रोत कौन कौन से हैं। लोन्जाइनस ने उदात्त के कुल 5 स्रोत माने हैं। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला स्रोत है महान विचारों को धारण करने की शक्ति। यानी आपके विचार महान हैं तो रचना भी महान होगा, रचना में भी महानता का गुण होगा, रचना उदात्त होने की संभावना अधिक हो जाएगी। लोन्जाइनस इसको सर्वाधिक महत्व देते हुए नैसर्गिक प्रतिभा कहते हैं। यानी सबसे ज्यादा लोन्जाइनस इसी को महत्व देते हैं
और महान विचारों को धारण करने की क्षमता को नैसर्गिक प्रतिभा लुंजाइनस के द्वारा कहा गया है। यानी महान विचारों को धारण करने की क्षमता प्रतिभावान कृतिकारों में ही होती है। यदि महान विचार न हो तो प्रतिभा का उन्मेष संभव नहीं है। यदि अगर हमारे विचार महान नहीं है तो हमारे प्रतिभा का उन्मेष संभव नहीं होगा। विचारों की महानता उदात्त सृजन की पहली शर्त है। यानी अगर हमारे विचार महान होंगे तभी हम उदात्त रचना कर पाएंगे, उदात्त सृजन कर पाएंगे। अगर हमारे विचार महान नहीं है तो हमारी रचना उदात्त नहीं हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो स्रोत है उदात्त का वो है भावों की प्रबलता। यानी उदात्त रचना करने के लिए भाव क्या है, प्रबल होने चाहिए। अगर भाव की तीव्रता नहीं है, भाव प्रबल नहीं है तो रचना उदात्त नहीं हो पाएगी। भावों की प्रबलता विचारों की उदात्तता से संभव होती है। यानी अगर हमारे विचार उदात्त हैं तो संभावना इस बात की होती है कि हमारे भाव प्रबल होंगे। रचना उदात्त हो इसके लिए प्रबल संवेग की आवश्यकता होती है, प्रबल भावावेग की आवश्यकता होती है। आत्मा का प्रकाश और विचारों की ऊर्जा ही भावों की तीव्रता में परिवर्तित होती है। यानी कहने का आशय है कि भावों की तीव्रता उदात्त का दूसरा स्रोत है। यदि भाव हमारे तीव्र हैं तो रचना उदात्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा स्रोत है अलंकारों का समुचित प्रयोग। यदि रचना में अलंकारों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है तो रचना उदात्त नहीं होगी। यदि समुचित प्रयोग हुआ है तो रचना के उदात्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसमें लुंजाइनस ने उदात्त की निस्बत में अलंकारों के योगदान की चर्चा की है। रचनाकार में अलंकार का प्रयोग औचित्य या प्रसंगानुकूल होना चाहिए। यानी औचित्य के हिसाब से अलंकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। अलंकार जो है प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए। अलंकार के प्रयोग में अतिरंजना का लोभ नहीं होना चाहिए। अलंकारों का प्रयोग चतुरतापूर्वक न करके सहजतापूर्वक करनी चाहिए। यानी हम चतुराई से इसका प्रयोग न करें बल्कि सहज रूप से जो अलंकार रचना में आ रहे हैं उन्हीं अलंकारों का हम प्रयोग करें। लुंजाइनस ने लिखा है अलंकार सर्वाधिक प्रभावशाली तब होता है जब इस बात पर ध्यान ही न जाए कि वह अलंकार है। इन रचना पढ़ते समय हमारा ध्यान इस बात पर अगर नहीं जाता है कि रचना में किसी अलंकार का प्रयोग किया गया है तब जाकर के वहाँ अलंकार सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है और यह रचना में उदात्तता का सृजन करता है। आगे बढ़ते हैं। उदात्त के अगले स्रोत को देखते हैं। उदात्त का जो चौथा स्रोत है वो है अभिजात पद रचना। यहाँ अभिजात का आशय उदात्त से है। यानी पद रचना कैसा होना चाहिए, उदात्त होना चाहिए। विचार और पद रचना परस्पर निर्भर होते हैं। यानी अगर हमारा विचार महान है, अच्छा है, तो पद रचना भी अच्छा होगा। पद रचना विषय के अनुकूल होनी चाहिए। जैसा हमारा विषय है उसी विषय के हिसाब से हमारा पद रचना भी होना चाहिए। पद योजना की रमणीयता रचना को जीवंत बनाती है। पद योजना ऐसी हो जिससे अर्थ का चमत्कार पैदा हो। बात को रचनात्मक ढंग एवं विशिष्टता से कहने पर रचना में उदात्तता आता है। यानी किसी बात को हम रचनात्मक ढंग से कहते हैं, विशिष्टता से कहते हैं, तो इससे रचना में उदात्तता पैदा होती है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो स्रोत है उदात्त का वह है गरिमा और ऊंचाई का समग्र प्रभाव। गरिमा और ऊंचाई का समग्र प्रभाव। रचना की गरिमा का अर्थ है पदों का सम्यक क्रम विन्यास। पद योजना की गरिमा रचना के अर्थ उत्कर्ष में सहायक होते हैं। आपको बता दें कि उदात्त के जो पांचों स्रोत हैं ये एक साथ मिल करके रचना में उदात्त प्रभाव का सृजन करते हैं, अलग अलग उदात्त प्रभाव का सृजन नहीं करते हैं। जब ये पांचों स्रोत एक साथ मिलते हैं तभी रचना में उदात्त की सृजन होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि उदात्त के विरोधी तत्व कौन कौन से हैं। लुंजाइनस ने जो उदात्त सिद्धांत दिया है उसमें उदात्त के विरोधी तत्व कौन कौन से हैं। पहला है शब्दाडंबर, जिसे वागाडंबर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शब्दों का प्रसंगच्युत, निरर्थक और आडंबर पूर्व प्रयोग से कृत्रिम स्थिति पैदा हो जाता है। यानी जब हम शब्दों का प्रयोग प्रसंग के अनुकूल नहीं करते हैं, निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं, आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं तो रचना में कृत्रिम स्थिति पैदा हो जाती है और रचना शब्दाडंबर दोष का शिकार हो जाती है। जो लेखक अपनी रचना को भव्य बनाना चाहते हैं वो रचना में शुष्कता से बचने के लिए, छीड़ता से बचने के लिए इस दोष के शिकार हो जाते हैं। भाषा के ऐसे प्रयोग को लुंजाइनस ने ढोंगी व्यक्ति का प्रयास कहा है। इन शब्दाडंबर दोष को लुंजाइनस क्या कहते हैं, ढोंगी व्यक्ति का प्रयास।
दूसरा विरोधी तत्व है बालिशता। बालिशता को बाल्यता कहते हैं। इसका मतलब होता है बचकानापन, यानी अगर रचना में बचकानापन आ रहा है तो इस दोष का रचना शिकार हो जाता है। ये उदात्त का विरोधी तत्व है। लेखक जब असाधारण, अति रमणीय और इससे भी अधिक मनोरंजक होने की कोशिश करते हैं तो इस दोष के शिकार हो जाते हैं। लोंजाइनस ने इसे सर्वथा अधम, क्षुद्र और शैली का सबसे जघन्य दोष माना है। यानी बालिशता को, बाल्यता को लोंजाइनस ने सबसे जघन्य दोष माना है। ये उदात्त के विरोधी तत्व है, उदात्त में बाधा पैदा करता है। उदात्त का जो अगला विरोधी तत्व है वो है भावाडंबर, यानी भावों का आडंबर। जहां भाव के आवेग की अपेक्षा न हो वहां असंगत और निरर्थक आवेग की अभिव्यक्ति भावाडंबर होता है। यानी जहां भाव के आवेग की, भाव की तीव्रता की आवश्यकता नहीं है, वहां हम भावनाओं का तीव्र रूप से असंगत और निरर्थक प्रयोग करते हैं तो वहां पर क्या होगा, भावाडंबर होगा, रचना भावाडंबर की शिकार हो जाएगी। यह अति भावुकता या सस्ती भावुकता की स्थिति होती है। यह उदात्तता में बाधा पैदा करती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ पाए होंगे कि लोंजाइनस का उदात्त सिद्धांत क्या है, लोंजाइनस के उदात्त सिद्धांत के स्रोत कौन कौन से हैं और लोंजाइनस के उदात्त के विरोधी तत्व कौन कौन से हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।